पिछली आर्थिक भूगोल की कक्षा के क्रम में हम इसको वापस आगे बढ़ाते हैं। हमने आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल का अध्ययन कर समझ लिया था। अब हम बात करते हैं सैन्य और सामरिक भूगोल की। अगली जो शाखा है तीसरी, वो सैन्य और सामरिक भूगोल है। अब आप बात करते हैं सैन्य भूगोल और भूगोल का। सेना और भूगोल का क्या लेना देना है? हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी जो सीमा जहाँ से टकराती है, वो सीमा कहाँ बनी हुई है? धरती पर। हमने कहाँ लाइनें खींच रखी है? धरती पर। और जो सामरिकता है, जो सैन्य सामरिक जो हमारा क्षेत्र है, वो पूरा भूगोल से निर्धारित होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के संबंधों को देख लीजिए। भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे, परंतु किसी राजनीतिक समस्या की वजह से दोनों को अलग होना पड़ा। और आज दोनों भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीच में कोई ऐसी सीमा नहीं है जो दूसरों को अलग कर सके। दोनों तरफ एक जैसे पंजाब का मैदान है, दोनों तरफ रेगिस्तान एक ही प्रकार का है, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में दोनों का एक दूसरे से सीमा बनाना और सीमाओं की रक्षा करना और उसको संभालना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। वहीं चीन और भारत के बीच में हिमालय खड़ा हुआ है प्राकृतिक रूप से, जो सीमा बना देता है। परंतु वो सीमा इतनी दुर्गम है कि उस सीमा की रक्षा कर पाना, जैसे अभी डोकलाम का मुद्दा चल रहा है, आप जानते होंगे कि बराबर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हिमालय के जहाँ पर कोई भी सीमांकन नहीं है। चीन कहता है मेरा है, हम कहते हैं हमारा है। अरुणाचल, सिक्किम, सब पे चीन अपना दावेदारी करता है, हम कहते हैं ये क्षेत्र हमारा है। लद्दाख के बहुत सारे क्षेत्र को चीन ने अपने आधिपत्य में कर रखा है। तो इस तरह से जो सामरिकता है, वो सब कुछ भूगोल से निर्धारित होती है, यानी वहाँ का भौगोलिकता कैसी है, वहाँ का कैसा भौगोलिक वातावरण है, तो उससे वहाँ की सामरिक स्थिति निर्धारित होती है। आज कश्मीर की सामरिक समस्या क्या है? कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचाई पर है, और भारत का जो बाकी बचा हुआ जो क्षेत्र है वो निचला है। हर कोई कश्मीर पर अपना आधिपत्य करना चाहता है, क्योंकि जिसका कश्मीर पर आधिपत्य रहेगा उसका कहीं ना कहीं मध्य एशिया और भारत के अंदर आधिपत्य रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा सामरिक दृष्टि से क्षेत्र है जिस पर कंट्रोल करना पाकिस्तान भी चाहता है, चीन भी चाहता है, जिससे उनकी सामरिक दृष्टि से उनकी स्थिति मजबूत होगी और भारत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। क्योंकि भारत नीचाई पर रहेगा, ढलान में रहेगा, वो ऊपर रहेंगे, तो ऊपर से आक्रमण करना ज्यादा आसान होता है बजाय नीचे से ऊपर की तरफ आक्रमण करने के। तो इस तरह से भारत की जो सामरिक स्थिति है उसके लिए कश्मीर बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो गया है उसको संभालना। और उसको हम बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी तक अपनी जो नियम बनाए हैं उससे हमने कश्मीर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है, परंतु कहीं ना कहीं कश्मीर का जो भौगोलिक स्थिति है उसने उसका महत्व बढ़ा दिया है, और कई सारे देश उस भौगोलिक स्थिति की वजह से उस पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सैन्य और सामरिक जो काम होते हैं उनमें भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं भी सीमाएं हैं, कहीं भी जो आसपास का जो देशों के संबंध है वो भूगोल द्वारा निर्धारित और नियंत्रित ही होते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं राजनीतिक भूगोल की। जैसे ही सैन्य और सामरिक चीजों की बात की, राजनीति भी भूगोल द्वारा निर्धारित और परिसीमित और परिवर्तित होती है। कई जगहों पर राजनीतिक विचार व्यवहार अलग अलग प्रकार के होते हैं भौगोलिक वातावरण के साथ साथ। तो इस तरह राजनीतिक सीमाएं भी राजनीतिक व्यवहार भी भूगोल की और भू राजनीतिक स्थितियों के साथ बदलते रहते हैं। ऐतिहासिक भूगोल यानी इतिहास पर भूगोल का प्रभाव, यानी इतिहास और भूगोल के बीच के संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसको ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ा जाता है। अब आप देखोगे कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र भी कर रहा है, ऐतिहासिक भूगोल का जो क्षेत्र है उसमें कई चीजों का अध्ययन इतिहास भी करता है। तो कहीं ना कहीं हम इतिहास और राजनीतिक शास्त्र से भी जुड़े हुए हैं, और उनके साथ जुड़कर भी हमें अध्ययन करना पड़ता है, यानी कई सारे टॉपिक्स कॉमन हो जाते हैं। राजनीतिक भूगोल के भूगोल के साथ ऐतिहासिक भूगोल के भी जो राजनीतिक शास्त्र और इतिहास के साथ कॉमन टॉपिक्स बन जाते हैं। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान जो है उनके साथ मानव भूगोल का बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। कई सारे बिंदुओं पे राजनीतिक विज्ञानी जो अध्ययन करते हैं वही भूगोल का भी अध्ययन करते हैं। फिर जनसंख्या भूगोल, ये हमने लास्ट में लिया, परंतु ये शायद पहले ले लेना चाहिए था। जनसंख्या यानी मनुष्य खुद, उसकी संख्या कहाँ पर कितनी है, कहाँ घना बसा है, कहाँ कम घना बसा है, क्यों कहीं घना है, क्यों कहीं कम घना बसा हुआ है, क्यों है ना कहीं पर जनसंख्या अधिक हो जाती है, कहीं जनसंख्या की समस्याएं हैं, संसाधनों और जनसंख्या के बीच में कैसा संबंध है, इन सब का अध्ययन करना जनसंख्या भूगोल का काम है।
सांस्कृतिक भूगोल मनुष्य के सांस्कृतिक तत्व जैसे रीति रिवाज, मैंने पहले भी सामाजिकता में बताया था आपको, भाषा, पहनावा, बोलियां बहुत ज्यादा भूगोल से प्रभावित है। हम सोच भी नहीं सकते भूगोल का इन सब चीजों पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था कि अभी मैंने ये सारे गर्म कपड़े जो पहने हैं, ये जो मेरा पहनावा जो बदला है 3 महीने पहले, अगर आप मेरा पहनावा देखते वीडियो के अंदर तो वो अलग था, अभी अलग दिख रहा है आपको। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ठंड पड़ रही है। तो इस प्राकृतिक जो परिवर्तन ने मेरे पहनावे को बदल दिया है। 3 महीने बाद फिर मेरा पहनावा कुछ अलग होगा, तो उसका सीधा प्रभाव क्या है? प्रकृति है। तो इस तरह से प्रकृति हमारे पहनावे को, हमारे बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित करती है। हमारे अभी जैसे हम घी खाना पसंद करेंगे, गुड़ खाएंगे, मक्का खा रहे हैं, पहले गेहूं खा रहे थे, ये सारा खान पान में अचानक से हमारा परिवर्तन किससे आ रहा है? प्राकृतिक वातावरण से आ रहा है। तो प्राकृतिक वातावरण हमारी सांस्कृतिक तत्वों को बहुत प्रभावित करता है, और उसका एक अलग शाखा में अध्ययन किया जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भूगोल कहते हैं। इसके बाद हम अधिवास भूगोल का अध्ययन करते हैं। अधिवास यानी मनुष्य जहाँ रहता है, जहाँ वास करता है। अधि यानी जो उसने बनाया है, वास यानी रहता है। तो मनुष्य जहाँ रहता है वो एक घास की झोपड़ी से लेकर आलीशान बहुमंजिला इमारत तक कुछ भी हो, वो उसका अधिवास है। अब अधिवास को दो तरीकों से बांटा जाता है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि ग्रामीण और नगर का अंतर क्या है। ग्रामीण का मतलब जहाँ लोग प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या करते हैं वो ग्रामीण कहलाता है, और जहाँ द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रिया करते हैं वो जगह नगर कहलाती है। तो गांव के जो अधिवास है वो ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं, नगरों के अधिवास नगरीय अधिवास कहलाते हैं। ग्रामीण अधिवास अधिकतर कच्चे मिट्टी और पत्थर के बने हुए, घास का प्रयोग, कंडों का प्रयोग, केलुओं का प्रयोग, केलू जो आप जानते हैं मिट्टी के बने हुए, उनका प्रयोग ज़्यादा होता है। और शहरी अधिवास में सीमेंट, कंक्रीट, लोहा, रेती, कंकड़, इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। तो आजकल वैसे गाँव में भी पक्के अधिवास मिलते हैं, गाँव में भी इन्हीं सब वस्तुओं का प्रयोग करके लोग मकान बना रहे हैं, परंतु फिर भी ग्रामीण और नगरीय अधिवास में थोड़ा सा अंतर होता है। नगरों में जमीन की कमी होती है, गाँव में जमीन की अधिकता होती है, तो बनाने के पैटर्न्स और तरीकों में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। यहाँ खुलापन ज़्यादा है, वहाँ गिच-पिच होता है। तो इस तरह से अधिवासियों को ग्रामीण और नगरीय अलग-अलग पढ़ा जाता है, क्योंकि आप दोनों को एक साथ मिलाकर नहीं पढ़ पाते। दोनों का पैटर्न और दोनों के तरीके बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। इसके बाद और जो औपनिवेशिक भूगोल, आजकल तो उसका चलन कम हो गया, या आप कह सकते हैं कि अब ये समयोचित नहीं रहा। औपनिवेशिक काल जा चुका है और अधिकतर देश अभी स्वतंत्र हो चुके हैं। स्वतंत्र, या हम ये कहते हैं कि कहने को स्वतंत्र हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं औपनिवेशिकवाद का दूसरा एक स्वरूप आजकल हमारे सामने है, और वो है बाजारवाद। तो बाजारवाद के रूप में हम कहीं ना कहीं औपनिवेशिकवाद के अंदर फिर से गिरते चले जा रहे हैं। तो औपनिवेशिकवाद यानी कई जो यूरोपीय देश थे, उन्होंने कई सारे एशियाई, अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों को अपना उपनिवेश बनाया। उपनिवेश यानी वहाँ पर आधिपत्य किया, और वहाँ पर जो कार्य किए और वहाँ की उन्होंने जो भूगोल लिखा उसे औपनिवेशिक भूगोल कहा जाता है, क्योंकि उनका अपने देश को देखने का तरीका अलग था और उपनिवेश को देखने का तरीका अलग था। तो अपने उपनिवेश को जिस तरह से देखते थे, उसका जो अध्ययन था वो औपनिवेशिक भूगोल कहलाता था। तो ये अब समाजीन नहीं है, परंतु फिर भी एक शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता है। फिर आता है प्रादेशिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग। ये बहुत ही नवीन शाखा है भूगोल के अंतर्गत, और आजकल भूगोल में इस भूगोल को बहुत पढ़ा जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि भूगोल के अंदर जो अप्लाइड अप्रोच है, अप्लाइड अप्रोच मतलब कि कोई भी जो विषय होता है, तो उस विषय के अंदर आजकल ये सोचा जाता है कि हमारे लिए उसका उपयोग क्या है। आपने इतिहास पढ़ लिया, आपने बता दिया कि 1000 साल पहले ये था, 2000 साल पहले वो शासन करता था, उसने ये किया, इसने वो किया, ये सब तो हो गया, मगर उसका हम पे क्या फायदा है, हमें क्या मिलता है उससे? तो हर विषय के साथ ये देखा जाता है कि उसकी अप्लाइड वैल्यू क्या है, यानी मनुष्य के लिए उसका उपयोग क्या है। तो भूगोल का जो मनुष्य के लिए उपयोग है, या मानव जाति के लिए जो भूगोल का उपयोग है, वो है नियोजन, प्लानिंग करने के लिए। अगर आप किसी जगह की प्लानिंग करना चाहते हैं, अगर किसी क्षेत्र की कुछ निर्माण या कुछ विकास करना चाहते हैं, तो पहले आपको उस क्षेत्र को समझना पड़ेगा, उसकी भौगोलिकता को समझना पड़ेगा, उसमें उपलब्ध संसाधनों को समझना पड़ेगा, और फिर आप उसके लिए सही प्लानिंग कर पाएंगे। तो भूगोल प्लानिंग के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। आप अगर भूगोल का यानी भौगोलिक वातावरण का सही अध्ययन कर लेंगे, तो आपको उस क्षेत्र की प्लानिंग यानी नियोजन करने में एक आधार मिल जाएगा, और उस आधार पर आप उसका सही सही नियोजन करके उसके लिए सही नीतियाँ बना पाएंगे, और सही नीतियाँ बना पाएंगे तो उसका सही इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, और उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से
भूगोल की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भूगोल उस क्षेत्र का गहन अध्ययन करके आपको उसकी मेरिट्स प्लस और माइनस पॉइंट्स, वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ के ड्रॉबैक्स सब बता देगा, और फिर आप उस जगह के बारे में सही निर्णय लेकर सही से उसकी प्लानिंग कर पाएंगे। तो प्रादेशिक नियोजन आज के समय में भूगोल की बहुत महत्वपूर्ण शाखा बनकर सामने आ चुका है। फिर अंत में हमारी जो शाखा आती है वो है प्रादेशिक भूगोल। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम दो तरीके से भूगोल पढ़ सकते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से और एक प्रादेशिक तरीके से। अब प्रादेशिक भूगोल क्या है? मान लीजिए कि मुझे गोगुंदा का भौगोलिक अध्ययन करना है, ठीक है। अब गोगुंदा क्या है? गोगुंदा पूरे विश्व के अंदर एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में भारत है, भारत के अंदर राजस्थान है, राजस्थान में उदयपुर है, उदयपुर की एक छोटी सी तहसील है गोगुंदा, एक प्रदेश है, एक छोटा सा क्षेत्र है जो अरावली की पहाड़ियों में घिरा हुआ है। अगर हम इसका भौगोलिक अध्ययन करना चाहते हैं, अगर हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले इसके दो पक्ष बनाएंगे, प्राकृतिक पक्ष और मानवीय पक्ष। प्राकृतिक पक्ष में क्या क्या पढ़ेंगे? यहाँ की उच्चावच पढ़ेंगे, यहाँ का पानी यानी वाटर रिसोर्सेस पढ़ेंगे, यहाँ की वनस्पति, जीव जंतु, फिर मनुष्य यहाँ कितने रहते हैं, वो क्या क्या काम यानी उनकी सामाजिक पढ़ेंगे, उनकी आर्थिक गतिविधि पढ़ेंगे। ये सब बिंदु जो मैंने आपको दिए दिखाए हैं, यहाँ के संसाधन, परिवहन, वाणिज्य, उद्योग, यहाँ का थोड़ा सा इतिहास, यहाँ की जनसंख्या के बारे में, अधिवास यानी यहाँ के लोगों का मकान कैसे हैं, तो ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ लेंगे। मतलब ये जो सारे बिंदु मैंने मानव भूगोल में पढ़ाएंगे, अगर इनको मैं गुणवत्ता के संदर्भ में पढ़ लेती हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? प्रादेशिक भूगोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रादेशिक अध्ययन कहलाएगा। और अगर मैं इन बिंदुओं को अलग अलग विश्व के संदर्भ में पढ़ूंगी, सामान्य संदर्भ में पढ़ूंगी, तो वो क्रमबद्ध अध्ययन कहलाएगा। तो इस तरह से जैसे मैं गोगुंदा का अध्ययन कर रही हूँ, मैं किसी भी जगह का अध्ययन कर सकती हूँ, तो उसमें मुझे मुझे ये सारे बिंदु पढ़ने पड़ेंगे। न केवल ये पढ़ने पड़ेंगे, बाकी भौतिक भूगोल के भी सारे बिंदु पढ़ने पड़ेंगे। यानी भौतिक भूगोल की 3 शाखाएं हैं, उच्चावच यानी स्थलाकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल संसाधन, और जैव यानी जीव जंतु और वनस्पति। तो इन चारों चीजों का अध्ययन करना है, उसके साथ प्लस ये सब कुछ अध्ययन करना है। और अगर मैं ये सब कुछ गोगुंदा का अध्ययन कर लूंगी, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र हो गया मेरे पास, कितना कुछ है मेरे पास अध्ययन करने को। मुझे इतनी सारी चीजें सिर्फ गोगुंदा के संदर्भ में पढ़नी है, और अगर मैं गोगुंदा के संदर्भ में अगर मैं इन सब चीजों को जान पाऊंगी, अगर मैं इनका अध्ययन कर लूंगी, तो क्या हो जाएगा? ये अगर अध्ययन हो जाता है, तो यह अध्ययन मेरा एक प्रादेशिक अध्ययन कहलाएगा, और उससे मुझे गोविंदा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मुझे पता पड़ जाएगा कि यहाँ क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, क्यों है, कब है, कैसे है। और फिर अगर मुझे कोई योजना बनाने के लिए कहेगा गोविंदा के लिए, तो मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर होगा कि गोविंदा में मुझे क्या चाहिए। मुझे पता होगा कि क्या करना चाहिए मुझे गोविंदा के लिए, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, इसका कहाँ सोल्यूशन है, इसके पास क्या क्या है। अगर आपसे कहा जाए गोविंदा में कोई हैवी इंडस्ट्री डाल दो, तो आपको ये पता ही नहीं है कि गोगुंदा में उसके लिए कोई आवश्यक चीज है ही नहीं। गोगुंदा तो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे जंगल है, बहुत सारी वनस्पति है, पानी है, अच्छा एनवायरनमेंट है। तो मैं यहाँ कुछ ऐसा काम करूँ जो इससे सपोर्टिव हो, यानी इस चीज का लाभ मुझे मिल सके, यानी इस चीज की एडवांटेज लेनी चाहूंगी जो गोविंदा में है, तो उसकी एडवांटेज लेते हुए मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे गोविंदा का विकास हो सके। तो इस तरह से मैं यहाँ का प्रादेशिक नियोजन कर पाऊंगी। तो ये तरीका हो सकता है किसी भी क्षेत्र को समझने का, और इन सभी बिंदुओं से हम भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। और ये सारे बिंदु न केवल भूगोल में बल्कि कई सारे सामाजिक विज्ञानों में पढ़े और समझे जाते हैं। तो हम कई सारे सामाजिक विज्ञानों से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं।